अभी सर बट भारत की बातें करनी चाहिए हमें। बताइए। जो मोदी जी की गवर्नमेंट है अभी, हाँ। क्या आपको लगता है एज एन इकोनॉमिस्ट वो सही इकोनॉमिक पॉलिसीज अप्लाई कर रही है हमारे देश में? ओह, दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। बिल्कुल शुरू में ही पूछ लिया। एंड ओवरऑल आई मीन दैट इज़ द क्वेश्चन एवरीवन इज आस्किंग ना, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है वो ठीक है या नहीं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स और मनी। अगले 5 सालों के लिए आप कॉन्फिडेंट हो या आप डरे हुए हो? नहीं, ज़्यादातर मुझे लगता है कि उन्होंने इकोनॉमी के लिए ठीक काम किया है। तो जी। जैसे इकोनॉमी की जो ट्रेजेक्ट्री है, इकोनॉमी की जो दिशा है, वो ज़्यादातर मेरे ख्याल से ठीक दिशा में जा रही है। इन लोगों ने कुछ जैसे मैंने भी कहा था 2020 में जब पूरा हमारा पेंडेमिक हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये सरकार को ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहिए, इनको ज़्यादा स्टिमुलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करेंगे तो बाद में पछताएंगे। और उन्होंने काफ़ी संभाल के पैसा इस्तेमाल किया। इसकी वजह से जो हमारे अकाउंट्स हैं, फिजिकल अकाउंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं, बजट अकाउंट्स हैं, वो अभी काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है। और नॉट टू मेंशन, पूरी कंट्री को फ्री वैक्सीन लगाए, दूसरे देशों में फ्री वैक्सीन्स भेजे और खुद की वैक्सीन्स डेवलप करी, दूसरे कंट्रीज़ के लिए डेवलप करी। पीपीई किट्स मैन्युफैक्चर नहीं होती थी इंडिया में, उसके लिए कंपनी सेटअप करी और उसके बाद भी वी डिड नॉट फेस इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब। पता नहीं how much of it is covered in the media or how much people know about it, but this is one of the triumphs of this country. जी। कि सबसे बड़ा जो इनका अचीवमेंट रहा है कि वो इन्फ्लेशन जो है इस कंट्री में, जो हमारी और किसी कंट्री ने फ्री में ऐसे वैक्सीन्स नहीं लगाई। देर आर नो मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स लाइक इंडिया, और इंडिया खुद एक लाइक द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, और कोई कंट्री कर भी रही है तो वो एक बहुत छोटे पॉपुलेशन के लिए कर रही है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया विच इट सेल्फ इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, उसने फ्री में सभी को वैक्सीन्स लगाए। महंगाई है वो ज़्यादा नहीं बढ़ी है थोड़ी, पर इतनी नहीं कि जो पिछली सरकार थी उनके टाइम जो हमारी महंगाई थी वो हर साल कोई 10-11% बढ़ रही थी। वो तो बहुत रहता है। और महंगाई एक बात है जो एवरेज लोगों को सबसे ज़्यादा तंग करती है। आज भी महंगाई बढ़ रही है कोई 4-5% हर साल, थोड़ा ज़्यादा है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादातर अगर मैं सरकार की जो पॉलिसी, प्लस जो महंगाई बढ़ रही है ना, तो जो घर की ज़रूरत की एसेंशियल वाली चीज़ें होती हैं उस पे उतनी नहीं बढ़ती है, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज़। गैस सिलेंडर्स के जो 10 साल पहले प्राइसेस होते थे वो अभी भी हैं, ठीक है। जो मोस्टली जो देर इज़ द क्या बोलते हैं, द ब्रूट area where the inflation is highest are the luxurious things like cars and all. तो उस जगह पे महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, नॉट इन द एरियाज जो असेंशियल्स हैं टू लीड अ लाइफ। चीज़ देखूं वो ठीक है। और इसकी वजह से जो हमारा स्टॉक मार्केट है और कंपनीज हैं इंडिया में, उनकी अर्निंग्स भी ठीक हैं। तो इस बात से मैं खुश हूँ। पर मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है 10 साल हो गए हैं इनको। अब मुझे ये मालूम नहीं कि इनमें कितनी क्षमता है, कितनी एनर्जी है कि अब तक ये कुछ नया और करें, क्योंकि हर देश को कुछ करना पड़ता है। हम कभी अपनी जो पास सक्सेस पे वो लेके नहीं बैठ सकते। तो मुझे लगता है कि उसमें कितनी क्षमता है। व्हाट इज़ बेसिकली सेइंग कि अभी तक जो इनका काम था, दे वर जस्ट पुटिंग आउट फायर्स। ये क्राइसिस हो गई, उसको जल्दी से ठीक करो, एक और क्राइसिस हो गई, उसको जल्दी से ठीक करो। क्या हम नया ला रहे हैं टू मेक अस बेटर, वो भी एक फैक्टर कंसिडर करना होगा। लाइक सिर्फ क्राइसिस हैंडल करना इज़ वन थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, वी आर इन सर्वाइवल मोड, जहाँ जब हमारी जान पे खतरा होता है तो वी आर होल प्रायोरिटी इज़ टू सर्वाइव। बट आफ्टर वी हैव सर्वाइव्ड एंड वी आर इन अ स्टेबल इन्वायरमेंट, तो उसके बाद में हम खुद की ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी एक अलग फैक्टर हो जाता है। तो वी हैव टू मतलब दोनों चीज़ों पे हमें जज करना होगा कि हाउ इफ़ेक्टिव दे वर इन पुटिंग आउट दोज फायर्स एंड हैंडलिंग विद दोज क्राइसिस, and how effective they are into how effective they are by how effective they are in enacting good policies, so that वो पीस टाइम में भी हमारा ग्रोथ हो जाए। कितनी एनर्जी है उस बात को लेके मुझे थोड़ी सी चिंता है।
पर अभी तक जनरली जो इस देश की इकोनॉमिक स्थिति है, आज से इज ब्रॉडली गुड। ओके, संजीव सन्याल सर आए हैं हम्म। जो इकोनॉमिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। वो भी ये कहते हैं कि जैसे अर्ली 90s में लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हुई थी, फिर उसके बलबूते पर हम आगे बढ़े, फिर और चेंजेस आए मिड 2000s में मेरे ख्याल से, उसके बलबूते पर आगे बढ़े, बट इट्स द टाइम फॉर न्यू इकोनॉमिक चेंजेस फॉर इंडिया। करेक्ट? आप एक कॉलेज स्टूडेंट को समझा सकते हो कि आने वाले 10-15 सालों में भारत को क्या करना चाहिए इस पूरे वर्ल्ड के सिनारियो को ध्यान में रख के? तो अगर आप देखें कि हमें क्या करना चाहिए, पहली बात तो मैंने एक चीज़ सीख रखी है, और इसलिए मुझे कभी सरकार में काम करने से कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। कि आप कुछ भी बोलो, आपकी बात कोई सुनता तो है नहीं। तो मैं कुछ बोल भी दूं तो उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। पर खैर, आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो जैसे अगर देखें कि इस देश में जो ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ पर काम करना काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि अगर कोई नया बिजनेस स्थापित करना चाहे उस टाइम भी अगर देखें तो बहुत सारी परेशानी रहती हैं। आपको बहुत सारे परमिशन की ज़रूरत है, या इस अप्रूवल की ज़रूरत है, या और वहाँ पर भी जो ब्यूरोक्रेसी है उससे डील करने में काफ़ी परेशानी रहती है एवरेज आदमी को। मतलब एक देश अमीर होता है उस देश के बिजनेसेस की वजह से। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। इन अ वे। एंड आप कह रहे हो कि ये जो ईज ऑफ बिजनेस शब्द है, हाँ, ये भारत और राहुल गांधी चाहता है कि वो जो अमीर लोग हैं जो बिजनेसेस रन करते हैं उनका वेल्थ लेकर के बांट दो, तो ना रहेगा बिजनेस, ना बचेगी बांसुरी। में ईज ऑफ बिजनेस ठीक ठाक नहीं है। हाँ, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हाँ, अभी भी काफ़ी मुश्किल है। अब कोई इंडेक्स है, कुछ बताता है, वो कुछ भी बताए। मैं तो बात करता हूँ बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से, बहुत सारे जो लोग बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो वो सब बोलते हैं कि अभी भी ग्राउंड रियलिटी पे बिजनेस सेटअप करना, कितने पैसे देने पड़ते हैं आपको कुछ काम। Although I haven't done it, but I can imagine, क्योंकि I have dealt with bureaucracy। काम करवाने में, किसी चीज़ की अप्रूवल लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, प्लस यू हैव टू गिव ब्राइब्स एंड ऑल। तो ये सब आई कैन इमेजिन कि पक्का, और लाइक बिजनेस सेटअप करने में तो यू नीड लॉट ऑफ पेपर वर्क। तो आई कैन इमेजिन कि पक्का इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती होंगी, बिकॉज इट इज़ अ पेन इन दी stomach to deal with bureaucracy and all that paperwork। काम कराने के लिए वो सब में काफ़ी परेशानी है। तो इसलिए मैं देखता हूँ कि जो सरकार है, एक तरफ जो हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो बुलाते हैं, कि आपने जो है इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, उस सबको काफ़ी अच्छी सिचुएशन में रखा है, तो वो है मैक्रो जैसे कहलाते हैं। वो जो माइक्रो है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जब जो लोगों को काम करना पड़ता है, बिजनेस करनी पड़ती है, वहाँ पर वो सब करना अभी तक काफ़ी मुश्किल है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि क्या करें हम कि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो। और दूसरी बात है कि जैसे अब चाइना का भी देखिए, जब चाइना ये बहुत ज़्यादा पल के नहीं झपका था, मेरे मन कर रहा पल के झपकाने का। की इकोनॉमी अच्छी कर रही थी, अभी तो खैर चाइना की इकोनॉमी काफ़ी मंदी में है, पर जब वो इकोनॉमी अच्छी कर रही थी तो वो हर साल कोई 10-11% की ग्रोथ रेट ला रहे थे। जो हमारी ग्रोथ रेट है अभी कोई 6-7% है। जब चाइना बहुत अच्छी कर रही थी तो वो 10-11% टाइप ग्रोथ रेट ला रहे थे। तो क्या किया था चाइना ने, और एक चीज़ चाइना ने की थी कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट था वो बहुत Look at his face। की थी कि जो Look at it। क्या करके रहा है। बाहर से इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा आया था हर साल। जैसे इसको हम कहते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चाइना में हर साल जब उसकी इकोनॉमी अच्छी कर रही थी वो कोई 3-4% एज ए शेयर ऑफ GDP फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा था। हमारे देश में वो जो नंबर है वो सिर्फ 1% है अभी भी। तो इसमें मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत स्कोप है कि इसको हम कैसे इम्प्रूव करें। ओके, पता है मुझे डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप 25 सालों के लिए भारत के बाहर रहे हो। I'll tell you why it is less। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, वहाँ उसको लोग बहुत सस्पिशन की नज़र से देखते हैं। लोगों को लगता है कि बाहर की कंपनियाँ आकर के हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगी, तो बेसिकली अंग्रेज़ आकर के मतलब जो हमारा कॉलोनियल डर था ना, वही डर अभी भी ज़िंदा है।
तो लोगों को लगता है कि बाहर की कंपनियां आएंगी यहाँ पे बिजनेस सेटअप करेंगी, तो फिर हम लोगों को पहले की तरह लूट लेंगे। ठीक है, हम लोग इंडियंस जो हैं, इंडियन कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगी, सारा प्रॉफिट वो लेके चली जाएंगी, और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बट यू नो व्हाट आई मीन, लाइक दैट इज़ द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। प्रॉफिट सारा वो ले जाएंगे, हमें बस थोड़ा बहुत नौकरी पे रख लेंगे। तो और जो हमारे छोटे बिजनेसेस हैं, लोग जो खुद के बिजनेस कर रहे हैं, वो सब दिल रन गो आउट ऑफ बिजनेस। तो ये सब लोगों को डर है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इसको परस्यू नहीं करती है, बिकॉज देन दे फियर के वोट चले जाएंगे हमारे। दैट इज़ द रीज़न। वहाँ काम किया है, वहाँ की रियलिटी आप जानते हो। आई एम श्योर आप ये भी जानते हो कि वहाँ के बड़े बड़े कंपनीज क्या कहते हैं एफडीआई के बारे में हाँ व्हेन इट कम्स टू इंडिया। हाँ मतलब लोग वो डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, भारत में पैसे क्यों नहीं डाल रहे। हाँ आपका लॉजिक बेसिकली यही है कि यहाँ ईज ऑफ बिजनेस ठीक ठाक नहीं है। हाँ, अभी तक काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका चाइना में ईज ऑफ बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ अभी इंडिया के मुकाबले है ज़्यादा अच्छा, पर अमेरिका चाइना छोड़िए क्योंकि वो तो ऑलरेडी उभर के आ गए हैं इन टर्म्स ऑफ दैट। पर आप इवन अमेरिकन आर टॉकिंग लाइक दिस कि आज के टाइम में एक कैपिटलिस्ट अमेरिका में बिजनेस सेटअप करना एक कम्युनिस्ट चाइना से ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज हाइपर रेगुलेशंस, बिकॉज ऑफ हाइपर टैक्सेशन। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को भी सीखनी चाहिए। दे शुड नो कि कौन सी कंट्री में कितना ईजी है बिजनेस करना, तो उस हिसाब से वी शुड ऑल्सो डेवलप। बट देन आई कैन मेंशन ना कि अगर ज़्यादा एग्रेसिवली परस्यू करेंगे तो वोट्स जाने का खतरा है। तो दोनों चीज़ें। और देखिए कि जैसे हमारे भी इधर इस इलाके में वियतनाम जैसा देश है, वो उधर भी मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो वियतनाम में आ रहा है वो इंडिया से ज़्यादा आ रहा है। उनकी इकोनॉमी बहुत काफ़ी छोटी है इंडिया के मुकाबले, पर वहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। इंडोनेशिया में भी अगर एफडीआई देखें एज अ शेयर ऑफ देयर इकोनॉमी, इन सब कंट्रीज़ में ज़्यादा आ रहा है। तो हमें मतलब अमेरिका और चाइना से इससे इस पे बट दे हैव अ स्मॉल इकोनॉमी ऑल्सो ना, तो इसीलिए लगता है कि लेट्स से उनकी इकोनॉमी इज़ लाइक 500 बिलियन, और अगर कोई 100 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट कर देता है तो दिल बी लाइक 10% ऑफ जीडीपी। तो वो सब अलग चीज़ हो गई ना, और हमारी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई 100 बिलियन का भी इन्वेस्टमेंट करेगा, विच इज़ लार्ज नंबर इन इटसेल्फ, तो लगेगा कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी से तो बहुत ही कम है। तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें जी। देखना चाहिए कि ये और सब देश कितना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो, कि वो पैसा इधर क्यों नहीं आ रहा। अब हमारे पास थोड़ा पैसा तो आ रहा है, पर हमारे के पास और पैसा आता है, और जब ये और पैसा आएगा तो इसके बैक पे हमें ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे इस कंट्री में। मैन्युफैक्चरिंग है जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं, जी। वो और जॉब्स क्रिएट होंगे। अब भारत सरकार का अभी अच्छा सी, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के बाद थोड़ा मेंशन करिए तो एक बात मैं बता दूं, लाइक आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑन माय चैनल बिफोर ऑल्सो। तो सी देयर आर बेसिकली 3 सेक्टर्स, राइट। फर्स्ट इज़ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, द प्राइमरी सेक्टर, जहाँ पे चीज़ों को हम प्रोड्यूस करते हैं, हम लाइक फ्रॉम रॉ मटेरियल विच एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो प्राइमरी हो गया एग्रीकल्चरल, जहाँ पे हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर सेकेंडरी हो गया मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हम उन प्रोड्यूस चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं। और देन हो गया सर्विस, जहाँ पे हम वो चीज़ों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, राइट। तो इंडिया के कोई भी कंट्री होती है ना, जब हम उसका ट्रैजेक्टरी देखते हैं फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड, हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसका, जो प्राइमरी सेक्टर है उसका शेयर इन जीडीपी डिक्रीज़ होने लगता है, और सर्विस का और मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे वो डेवलप्ड होती है कम्प्लीटली, तो प्राइमरी तो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाता है। लाइक इन अमेरिका इट इज़ लेस देन 1%, और जो सर्विस है इट इज़ अराउंड 90%। तो मैन्युफैक्चरिंग भी कम है इंडिया में। तो इंडिया की ट्रैजेक्टरी में क्या हो रहा है कि वी आर कम्प्लीटली स्किपिंग द मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो हमारा फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर श्रिंक हो रहा है, विच इज़ गुड। सर्विस सेक्टर इज़ इंक्रीजिंग, विच इज़ ऑल्सो गुड, बट वी आर जंपिंग फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी। एग्रीकल्चरल से हम डायरेक्टली सर्विस पे जंप कर रहे हैं, विच इज़ समथिंग befuddling, like puzzling for the economist. They don't know what are the implications or consequences of this. तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि we don't want to skip that step. तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ इंडिया में किसी तरह, ठीक है। we don't want to skip that step because we don't know what is going to happen. और जब पता नहीं होता तो डर लगता है फिर, तो वही चीज़ है। ये फर्ज है कि ईज ऑफ बिजनेस ज़्यादा इम्प्रूव करे। बिल्कुल, ठीक है, हाँ, ओके, एब्सोल्युटली। पर आप
सुपरमैन मैन ऑफ स्टील में एक वो है कोट है कि पीपल आर स्कैर्ड ऑफ व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड. That is a similar situation here. We don't understand what it means to skip the manufacturing step. So we are scared of it. आपने स्टार्ट में ये भी कहा कि शायद सरकार आपकी बातें नहीं सुनती. ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, मैंने पिछले सरकार के बारे में भी बोल रखा है. जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया उन सालों में मुझे बहुत इंथुजियाज्म रहता था कि मैं जाके पॉलिटिशियन लोगों से मिलूं, बताऊं उनको कि मैं क्या देख रहा हूं दुनिया में, इंडिया में क्या होना चाहिए. और मैंने ये फिर काफ़ी जल्दी एहसास कर लिया कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनको करना है वो करेंगे. मेरा बेटर जॉब रहेगा कि मैं इसके बारे में लिखूं, और जिसको पढ़ना है और जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं पढ़ना नहीं सुने. पर जाके सरकार से डायरेक्टली बोलने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता. और अगर आप जाके डायरेक्टली बोलो तो वो चाहते नहीं है कि आप जाके वो पब्लिक में भी बोलो. जी. तो इसलिए मतलब अगर आपको एक लेखक रहना है, न्यूट्रल ऑब्जर्वर रहना है, तो सबसे बड़ा लेसन मेरे लिए यह रहा है कि आप दूर से बताइए. तो इसके बारे में एक मैं आपको बताऊं कि मुझे एक बात याद आई थी, और इसके बारे में मैंने लिखा भी था एक बार, कि जो सीताराम केसरी थे ये कांग्रेस लीडर के एक बार अध्यक्ष रहते थे. और इनसे मैंने एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, और मैंने इनसे एक बार पूछा था कि आप गांधी परिवार के काफ़ी करीब हैं. तो उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, देखिए गांधी परिवार ऐसा है कि आप इनका आनंद दूर से लीजिए. ये सूरज जैसे हैं, ज़्यादा पास जाओगे तो जल के राख हो जाओगे. तो मुझे लगता है कि जो सरकार के साथ भी मेरा वही वो एलिटिस्ट माइंडसेट कि हमारा परिवार है ये, तुम हमारा काम करो, ज़्यादा पास आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. जो पोजीशन ऑफ पावर है वो हमारी फैमिली के पास ही रहेगी, तुम काम करो, बट पोजीशन तुम्हें ऐसे कुछ खास मिलेगी नहीं. नाता है विच इज़ कि आप दूर रहिए, आप अपना काम करिए, आपको जो लिखना है वो लिखिए, पर ज़्यादा पास जाओगे तो जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, न्यूट्रलिटी है, उसमें लॉस आएगा. ओके, ही इंटरप्रेटेड इट इन अ डिफरेंट वे, इन अ पॉजिटिव वे. तो चलो ये भी अच्छा है. वाह, इसलिए ये वाला पॉडकास्ट इतना ज़रूरी है सर, क्योंकि हमारे देश में और जनरली हमारे डायस्पोरा में, यानी कि बहुत कम इंडियंस है दुनिया भर जो खुल के एकदम न्यूट्रल बातें कर पाए, सच बता पाए. एंड मैं मानता हूँ कि आप सच इसलिए कहते हो क्योंकि आपका जॉब ये डेटा देख के सही इन्वेस्टमेंट्स करना. हाँ, और मेरा कोई मतलब इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सरकार को खुश रखूँ या ऑपोजिशन को खुश रखूँ. तो ये जो बात है, मैं ऑपोजिशन की भी कोई लीडर से कभी नहीं मिलता. See, that is the power of capitalism. यहाँ पे his pursuit is money purely, ठीक है, उसका कोई social justice warrior वाला pursuit नहीं है. But in order to pursue that, he has to be neutral. He has to just look at the numbers and then give his information और जो भी इसका conclusion है. तो even though his pursuit is just money, but in the process of that, he's becoming neutral. So that is the invisible hand of the capitalism. Which is at play here. On one जी बेसिस पे इंडिया में. जी. क्योंकि अगर आप ऐसा काम करना शुरू करो तो आप जो पब्लिक में न्यूट्रल बात है वो आप नहीं कह पाओगे. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा